शाम 5 बजे की हर बड़ी खबर देख रहा है इंडिया मेरे साथ। नमस्कार, गुड इवनिंग आप सभी के साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। महायुद्ध के 38 दिन हो चुके हैं और युद्ध से जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है। शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज के साथ। ईरान के बुशहर पर भीषण हमला, वायुसेना के बेस पर यह हमला किया गया। हमले के बाद पूरे इलाके में भारी तबाही। बुशहर पर अब तक का सबसे बड़ा हमला इसे बताया जा रहा है। वायुसेना के बेस पर हमला किया गया है। हमले के बाद पूरे इलाके में भारी तबाही मची है और ये तबाही की तस्वीरें जो वहां से सामने आ रही हैं आपको हम दिखा रहे हैं। बुशहर पर अब तक का इसे सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है। ईरान के बुशहर पर यह भीषण हमला हुआ है। वायुसेना का ये एक बेस था जिसे निशाना बनाया गया। हमले के बाद भीषण तबाही इस पूरे इलाके में हुई है। बुशहर पर अब तक का ये सबसे बड़ा और भयानक हमला है। तो देखिए किस तरह से इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जो अटैक था वो कितना इंटेंस था। यहाँ पर धुएं का ये गुबार देखिए आप उठता हुआ नजर आ रहा है। तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। این همه اینا هاردورد میکنن یه دفعه میان میزنن درب و داغونشون میکنن و به خون آتیششون میکشونن واه حرف پیروزیشون افته زورشون هم فقط به ضعیفا میرسه وای وای چجوری میزنن وای 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 چجوری میزنن وای दुनिया की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। डोनाल्ड ट्रंप की 48 घंटे वाली धमकी की घड़ी लगातार टिक 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 कर रही है। वो टिक टिक दुनिया को डरा रही है। ईरान को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अब तक की सबसे बड़ी धमकी की टिक टिक, जिसमें उन्होंने कहा है कि नहीं माने तो मिटा देंगे ईरान को। इन धमकियों के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन इन धमकियों के बीच ट्रंप ने ईरान में बूट्स ऑन ग्राउंड को लेकर एक बड़ा इशारा किया है। पहली बार ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो बूट्स ऑन ग्राउंड वाला ऑपरेशन भी करेंगे। तो क्या माना जाए, ट्रंप ने ईरान को जिस तरह मिटा देने की धमकी दी है, क्या उसमें अब से 36 घंटे बाद ईरान में बूट्स ऑन ग्राउंड ऑपरेशन भी शामिल है? क्या ईरान में ऑपरेशन बूट्स ऑन ग्राउंड होने वाला है? डोनाल्ड ट्रंप की जुबान से निकला एक एक शब्द इस वक्त बारूद की तरह ईरान पर गिर रहा है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान ने उनकी शर्तें नहीं मानी तो अंजाम वो होगा जो इतिहास ने कभी नहीं देखा होगा। लेकिन इस बार बात सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन्स तक सीमित नहीं है। ट्रंप ने पहली बार वो पत्ता खोल दिया है जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। उनके उस बयान पर नजर डालिए। ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट से लेकर द हिल तक हर जगह एक ही इशारा किया है कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिकी सैनिक ईरान की सीमा में दाखिल होंगे। ट्रंप ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि इसकी जरूरत है, लेकिन वो किसी भी विकल्प को खारिज नहीं करते। यानी बूट्स ऑन ग्राउंड वाला ऑपरेशन जिससे अभी तक अमेरिका बचता रहा है, ट्रंप के इस रुख ने साफ कर दिया है कि वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। तो क्या माना जाए, क्या कुछ घंटों के बाद अब ट्रंप वो करने वाले हैं जो अब तक ईरान युद्ध में नहीं हुआ था? क्या जिस तरह से ट्रंप अपनी सेना ईरान के आसपास जमा कर रहे थे, जिस तरह से उन्होंने अपनी स्पेशल फोर्स और घातक कमांडो टीम्स को ईरान के आसपास भेजा है, वो कमांडो जिनकी आहट ही खून जमा देती है, क्या अब वो बूट्स ऑन ग्राउंड के लिए तैयार हो रहे हैं? बात करें अगर पश्चिम एशिया में, तो ईरान को घेरने के लिए अमेरिका के करीब 40,000 सैनिक उसके अलग अलग बेस पर तैनात हैं। इसके अलावा उसके अतिरिक्त करीब 10,000 प्रशिक्षित कमांडो और सैनिकों को पश्चिम एशिया में उसने भेजा है। इनके अलावा करीब 1 लाख रिजर्व सैनिक पहुंच सकते हैं। इजराइल की बात करें तो करीब 1,70,000 सैनिक एक्टिव हैं, जबकि 4,65,000 सैनिक रिजर्व में हैं। इसके अलावा अमेरिका के कई युद्धपोत और फाइटर जेट भी ईरान के आसपास तैनात हैं। इजराइल ने भी अपने सारे उन्नत फाइटर जेट और हथियार ईरान की तरफ मोड़ रखे हैं। अगर ईरान की सैन्य ताकत की बात करें तो ईरान की ताकत उसकी नियमित सेना से कहीं ज्यादा उसकी असीमित मानव शक्ति और जटिल भूगोल में बसी है। ईरान के पास करीब 6 लाख एक्टिव सैनिक हैं, जिनमें से 1,90,000 सैनिक इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC के हैं, जो सबसे घातक माने जाते हैं। करीब 3.5 लाख सैनिकों की रिजर्व फौज है,
ईरान के पास बसीज नाम की घातक पैरामिलिट्री फोर्स है जिसमें करीब 1.25 करोड़ स्वयंसेवक लड़ाके बताए जाते हैं। हालांकि जानकारों के मुताबिक उनमें से करीब 6 लाख लड़ाके एक्टिव हैं। इसके अलावा ईरान ने स्कूल के 12 साल से बड़े बच्चों को भी प्रशिक्षित किए जाने का दावा किया है। ईरान का इतिहास रहा है, उसने ईरान इराक युद्ध के दौरान संकट पे बड़ी संख्या में युवाओं और नागरिकों को मोर्चे पर भेज दिया था। यानी ईरान में अगर बूट्स ऑन ग्राउंड ऑपरेशन हुआ तो ईरान की कम से कम 15 लाख की सेना से अमेरिकी और इजरायली सैनिकों का सामना होगा। ईरान ने बार बार कहा है, उनकी टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप ने, आईआरजीसी के टॉप जनरल्स ने और ईरान के आर्मी के प्रवक्ता ने कहा है कि वह इंतजार कर रहे हैं कि अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड भेजे। यानी अब ईरान ने अपनी आईआरजीसी, जो कि 1,75,000 स्ट्रांग है, अपनी आर्मी, ईरान की आर्मी 6 लाख मजबूत है और 3,500 टैंकों से लैस है। साथ साथ अब ईरान ने अपनी यूथ फोर्स 10 लाख युवाओं को, किशोरों को ज्वाइन कराना शुरू कर लिया है। तो अगर अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड उतारता है, समझिए, और जैसा उसने इराक में किया था, वैसा ही अगर वो बड़ी तादाद में अपनी फौजों को कूच करवाता है तेहरान की तरफ, तो तेहरान 700 किलोमीटर दूर है। अमेरिका के बूट्स ऑन ग्राउंड, अमेरिकन ट्रुप्स को बहुत बड़ी कैजुअलिटी उठानी पड़ेगी। कम से कम 200 या हो सकता है 500 बॉडी बैग्स अमेरिका पहुंचेंगे। ये आसान बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ईरान भी बूट्स ऑन ग्राउंड ऑपरेशन की आशंका को लेकर पहले से ही खतरनाक तैयारी कर रहा है। ईरान कह रहा है कि उसकी ग्राउंड फौज पूरी तरह से तैयार है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर बूट्स ऑन ग्राउंड वाली गुस्ताखी हुई तो 40 किलोमीटर वाले चक्रव्यूह में दुश्मन को फंसा देंगे, ईरान में घुसने नहीं देंगे। क्या है ये 40 किलोमीटर का चक्रव्यूह? उसके लिए ईरानी कमांडर को सुनिए। हमने अपने देश की सीमाओं के बाहर 40 किलोमीटर की एक लाल रेखा खींच दी है। ये आईसिस के दौर में शुरू की गई थी। हम किसी को भी ईरान बॉर्डर की तरफ आने नहीं देंगे, फिर चाहे वो आतंकी गुट हो या कोई और। हमने स्पष्ट कर दिया है कि अगर वो इस 40 किलोमीटर के दायरे में कदम रखते हैं तो उन्हें ईरान की सेना के विनाशकारी जवाब का सामना करना पड़ेगा। हम अपनी सीमा के भीतर उनके आने का इंतजार नहीं करेंगे। हम सीमा पार जाकर उन्हें वहीं खत्म कर देंगे जहां वो खड़े होंगे। ईरान के कमांडर जो कुछ कह रहे हैं, उसके दावे की वजह क्या है, उसे समझने के लिए ईरान की भौगोलिक स्थिति को, उसकी सीमा को समझना होगा। और ये अमेरिका और इजराइल के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। अब सवाल उठता है कि अगर अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला करना चाहें तो उनके पास कितने रास्ते हैं और क्या उन रास्तों के जरिए ईरान में आसानी से पहुंचा जा सकता है? क्या उन जगहों पर बूट्स ऑन ग्राउंड ऑपरेशन आसानी से हो सकता है? तो इसके पीछे कई सारी बड़ी वजह हैं जो ये कहती हैं कि ईरान में जमीनी ऑपरेशन बिल्कुल आसान नहीं है। अमेरिका और इजराइल के पास ईरान में बूट्स ऑन ग्राउंड के लिए 4 रास्ते हैं। पहला, इराक बॉर्डर। यहाँ से घुसना सबसे आसान लगता है, लेकिन यहाँ ईरान समर्थित मिलिशिया अमेरिकी सेना के लिए किलिंग जोन तैयार कर देगी। अफगानिस्तान बॉर्डर, उबड़ खाबड़ रास्ता और ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की यहाँ पर सीधी नजर रहती है। पाकिस्तान की सीमा, सिस्तान बलूचिस्तान का इलाका जो रेगिस्तानी और पहाड़ी है, जहाँ घात लगाकर हमले का सबसे ज्यादा डर है। और चौथा रास्ता है समंदर का, जो बिल्कुल भी आसान नहीं है। दरअसल 40 किलोमीटर की चक्रव्यूह की कहानी यहीं से शुरू हुई थी। मुंजीरिया और खानकीन जैसे इलाकों से इसकी शुरुआत हुई थी। खानकीन इराक के दियाला प्रांत में है और मुंजीरिया ठीक सीमा पर स्थित प्रमुख ट्रांजिट पॉइंट है। जब आईएसआईएस बगदाद की ओर बढ़ रहा था, तब वो इसी इलाके के जरिए ईरान की सीमा के बेहद करीब आ गए थे। इसी के बाद से ईरान ने यहाँ अपनी फॉरवर्ड डिफेंस पॉलिसी लागू कर दी। यानी दुश्मन का अपने घर में आने का इंतजार मत करो, बल्कि मुंजीरिया और खानकीन जैसे इलाकों में ही उसे दफन करो। अगर दुश्मन जमीनी कार्रवाई करता है तो उनका एक भी सैनिक अपनी जान बचाकर नहीं भागना चाहिए। दुश्मन की गतिविधियों और कार्रवाइयों पर
पल पल कड़ी सतर्कता बरती जानी चाहिए। दुश्मन पर सटीकता से नजर रखना और सही समय पर उनके आक्रमण के तरीकों का मुकाबला करने के लिए योजनाएं बनाना जरूरी है। ईरान की सरजमी पर उनके कदम पड़ने से पहले ही काट दिए जाएंगे। हमारे देश से युद्ध का साया हटना चाहिए। यानी ईरान को जकड़ने में अमेरिका और इजराइल को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ईरान का भूगोल उसका सबसे बड़ा बॉडीगार्ड है। ईरान एक प्राकृतिक किले जैसी स्थिति में है। 3 तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, चौथी तरफ समंदर, बीच में बंजर इलाका। ये भौगोलिक स्थिति ईरान के सुरक्षा चक्र की तरह है। ऐसे में ईरान को जीतना बेहद मुश्किल है। ईरान के उत्तर में अल्बोर्ज पर्वतमाला है, जो कैस्पियन सागर के समानांतर चलती है और ईरान की राजधानी तेहरान के ठीक उत्तर में स्थित है। पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में जाग्रोस पर्वतमाला है, जो तुर्की और इराक की सीमा के साथ चलती है। ईरान में काकेशस पर्वतों का दक्षिणी विस्तार भी है, जिन पर सेना उतारना ऑपरेशन बहुत ही महंगा और मुश्किल भी है। ये पहाड़ करीब 1500 किलोमीटर तक फैले हैं। ईरान की तटरेखा भी करीब 1300 किलोमीटर लंबी है, जिसका आधा हिस्सा फारस की खाड़ी और पूर्व में ओमान की खाड़ी के किनारे है। ईरान के पहाड़ी इलाकों में भारी गाड़ियां नहीं चल सकती। ऐसे में ईरान यहाँ गोरिल्ला युद्ध से दुश्मन का सारा प्लान फेल कर सकता है। ऊपर से ईरान ने अपने पहाड़ी सुरक्षा चक्रव्यूह के नीचे हथियारों को पहले से ही तैनात कर रखा है। ईरान ने इन पहाड़ों के भीतर अपनी मिसाइलें और रडार सिस्टम छिपा रखे। पहाड़ों की ऊंचाई रडार की रेंज बढ़ा देती है और दुश्मन के विमानों के लिए पहाड़ों के बीच उड़ना खतरनाक होता है। ईरान ने इन्हीं पहाड़ों को काटकर उनके भीतर अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज बनाई हैं। दावा है कि परमाणु हमले का भी इन पहाड़ों के भीतर छिपे बेस पर बहुत कम असर होता है। पहाड़ों के बीच से गुजरने वाले रास्ते बहुत संकरे हैं। ईरान की छोटी सी टुकड़ी भी यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी सेना को घंटों तक रोक सकती है। ऊपर से वो लगातार असल हथियारों को यहाँ तैनात करने का दावा भी करता रहा है। हमारी सैन्य क्षमता, शक्ति और साजो सामान के बारे में आपकी जानकारी अधूरी है। आप हमारी विशाल और रणनीतिक क्षमताओं के बारे में कुछ नहीं जानते। ये उम्मीद न करें कि अपनी रणनीतिक मिसाइलें, लंबी दूरी के आक्रामक और सटीक निशाना लगाने वाले ड्रोन और हमारे विशेष उपकरणों के उत्पादन केंद्र को नष्ट कर दिया है, क्योंकि ऐसी धारणाओं से आप केवल उस दलदल की गहराई को और बढ़ाएंगे जिसमें आपने खुद को फंसा लिया है। जिन केंद्रों को आपने निशाना बनाया है वो महत्वहीन है और हमारा रणनीतिक सैन्य उत्पादन उन स्थानों पर होता है जिनके बारे में आप पूरी तरह से अनजान हैं और जहां आप कभी नहीं पहुंच पाएंगे। यानी अमेरिका अगर बूट्स ऑन ग्राउंड की कोशिश करेगा तो ये उसके लिए आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके सैनिक बॉडी बैग्स में जाएं, क्योंकि इससे अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ गुस्सा भी भड़क सकता है। ऐसे में जो कुछ होगा वो आसान बिल्कुल भी नहीं होगा और ऐसा करने से पहले ट्रंप 100 बार सोचेंगे जरूर। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर ईरान का हमला। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस की 98वीं लहर का वीडियो सामने आया है। आईआरजीसी ने हमले का नया वीडियो जारी किया। अमेरिका और इजराइल के कमांड, लॉजिस्टिक्स और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया गया है। आईआरजीसी ने हमले का नया वीडियो जारी किया है। इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर ईरान ने भी हमला किया है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस की एक नई लहर का ये वीडियो सामने आया है। आईआरजीसी ने इस हमले का नया वीडियो जारी किया है। तो एक तरफ ट्रंप बार बार डेडलाइन बदल रहे हैं, ईरान को चेता रहे हैं, धमका रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अपनी शर्तें रख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने भी जाहिर कर दिया है कि इस युद्ध में वो कमजोर नहीं है। इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर ईरान का ये नया ताजा हमला, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस की 98वीं लहर का वीडियो जारी किया गया है आईआरजीसी द्वारा। और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। पश्चिमी एशिया संकट पर भारत सरकार का बयान। हॉर्मुज से 2 एलपीजी टैंकर भारत के लिए निकले। ग्रीन सानवी और ग्रीन आशा। हॉर्मुज से निकले ग्रीन सानवी पर 46,500 मीट्रिक टन एलपीजी, ग्रीन आशा पर 15,000 मीट्रिक टन एलपीजी। पश्चिमी एशिया में अभी भारत के
16 जहाज। पश्चिम एशिया में भारत के 433 नाविक भी मौजूद हैं। अब तक 1777 भारतीयों को ईरान से निकाला जा चुका है। एमईए की तरफ से ये औपचारिक स्टेटमेंट आया है। अजरबैजान, आर्मेनिया के रास्ते बाहर निकाला गया है। वहां फंसे भारतीयों को 895 छात्रों, 345 मछुआरों को निकाला गया है। तो एमईए की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है। ग्रीन सानवी पर 46,500 मीट्रिक एलपीजी, ग्रीन आशा पर 15,000 मीट्रिक टन एलपीजी। पश्चिम एशिया संकट पर भारत सरकार का ये बड़ा बयान। घड़ी की सुइयां जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं, पश्चिम एशिया में बारूद की गंध तेज होती जा रही है। अब से करीब 36 घंटे बाद क्या होगा, हर किसी के जहन में यही सवाल है। क्या दुनिया एक और महाविनाशकारी युद्ध की गवाह बनेगी? डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को नरक बना देने की धमकी दी, तो जवाब में ईरान ने भी कह दिया है कि नरक के दरवाजे अब अमेरिका के लिए खुलेंगे। ट्रंप की गालियों और ईरान के ठेंगे के बीच छिड़ चुका है दुनिया का सबसे बड़ा वॉर ऑफ वर्ड्स। क्या वाकई 36 घंटे बाद ईरान का वजूद मिट जाएगा, या ट्रंप की ये डेडलाइन भी सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है? धधकते युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने सबसे धधकता हुआ बयान दिया है। ईरान को सबसे भीषण और गंदी भाषा में चेतावनी दी है कि अगर नहीं माने तो समूचे ईरान को मिटा दूंगा। पूरा क्या कुछ कहा वो सुनाते हैं आप। अगर ईरान ने होर्मुज नहीं खोला तो पावर प्लांट डे और ब्रिज डे सब एक साथ मनाए जाएंगे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। मूर्खों, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोल दो वरना नर्क में जाओगे। देखते रहो, अल्लाह से दुआ करो। ट्रंप की ये धमकी 48 घंटे की डेडलाइन के बाद आई है, जिसमें उन्होंने पोस्ट में और इंटरव्यू में कहा कि ईरान में ऐसा कुछ होने जा रहा है जैसा पहले कभी नहीं देखा गया होगा। कुल मिलाकर ट्रंप कहना चाहते हैं कि समझौता करो वरना पूरे देश को उड़ा देंगे। होर्मुज को खोल दो वरना बहुत बुरा कर देंगे। बिना डील के ईरान अपना हर पावर प्लांट खो देगा। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब ट्रंप ने धमकियों में शब्दों की मर्यादाएं भी लांघ डाली हैं। उन्होंने सीधे शब्दों में ईरान को न सिर्फ धमकी दी बल्कि अपशब्द कहे, ऐसे अपशब्द जिन्हें हम आपको बता भी नहीं सकते, और किसी राष्ट्रपति की तरफ से ऐसे शब्दों के इस्तेमाल की उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। ट्रंप की अपशब्दों से भरी धमकी पर वो खुद अपने देश अमेरिका में घिरते जा रहे हैं, उन पर निशाना साधा जा रहा है। लेकिन इन धमकियों के बीच ईरान ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। ट्रंप ने धमकाया तो ईरान भी बौखलाया। ईरान ने भी नरक में भेज देने के बदले नरक में भेज देने वाली धमकियों से ही पलटवार किया। ट्रंप की धमकी को ईरान ने सरेआम ठेंगा दिखा दिया। ईरान के मंत्री सैयद रजा सालेही अमीरी ने साफ कर दिया है कि ट्रंप एक अस्थिर और भ्रमित व्यक्ति है। ट्रंप एक अस्थिर और भ्रमित व्यक्ति हैं, जो कई विरोधाभासों से भरे हुए हैं। ईरानी समाज आमतौर पर उनके बयानों पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि उनका मानना है कि ट्रंप के पास व्यक्तिगत, व्यवहारिक और शाब्दिक संतुलन की कमी है, और वे लगातार अपने विरोधाभासी रुख बदलते रहते हैं। लेकिन सबसे घातक हमला किया ईरानी संसद के स्पीकर और खातम अल-अंबिया के प्रवक्ता ने। मोहम्मद कलीबाफ ने ट्रंप के बयान पर कहा कि उनके ये लापरवाह कदम खुद अमेरिका को लिविंग हेल यानी जीता जागता नरक बना देंगे। दूसरी ओर खातम अल-अंबिया के प्रवक्ता ने कहा कि ट्रंप की धमकियों का मतलब है अब अमेरिका के लिए नरक के दरवाजे खुलेंगे। यानी ईरान ने भी ट्रंप को उन्हीं की भाषा में धमकी दे डाली। बस अंतर सिर्फ इतना सा है कि ईरान ने धमकी का स्तर मर्यादित भाषा में रखा। ये कहा जा सकता है ये सिर्फ दो देशों की जंग नहीं बल्कि दो अड़ियल नेतृत्व के बीच ईगो की लड़ाई बन चुकी है। ऐसे में डेडलाइन खत्म होने के बाद युद्ध किस मोड़ पर होगा कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका हटेगा नहीं और ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
और इसी के साथ देख रहा है इंडिया में वक्त एक ब्रेक का हो चला है, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद देखेंगे ईरान में अमेरिका के पायलट रेस्क्यू ऑपरेशन की सबसे खतरनाक इनसाइड स्टोरी। फौरन लौटेंगे इस खबर के साथ, बने रहिए। देख रहा है इंडिया में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे और बात महायुद्ध की हम कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि इस युद्ध को शुरू हुए 6 हफ्ते हो चुके हैं। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। तेहरान से लेकर तेल अवीव तक भीषण तबाही मची है। कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। तो वहीं जंग का एक और मोर्चा लेबनान में खुला हुआ है, जहां बेरूत पर इजरायल ने बारूद की बरसात कर रखी है। तबाही की तस्वीर नंबर 1, तेहरान पर हमला। ये तस्वीर देखिए, मिसाइल आकर गिरती है और तेज धमाका होता है। तेहरान पर सिलसिलेवार हवाई हमले हो रहे हैं। दक्षिण पश्चिम इलाके में रिहायशी इमारत पर अटैक हुआ। देखते ही देखते बड़े इलाके में धुएं का गुबार दिखने लगता है। बताया जा रहा है कि इस हमले में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई। तबाही की तस्वीर नंबर 2, ईरान का हमला, 97वीं लहर। ईरान का पलटवार पूरी ताकत से जारी है। ये मिसाइलों और ड्रोन की 97वीं लहर थी जो अमेरिकी ठिकानों और इजराइल की ओर निकली। IRGC ने इसका वीडियो जारी किया है। तबाही की तस्वीर नंबर 3, इराक के सुलेमानिया पर ड्रोन अटैक। ईरान ने इराक के सुलेमानिया में ड्रोन से भीषण हमला किया। यहां ईरान विरोधी अलगाववादी समूह का अड्डा है। IRGC के इस हमले के बाद इमारत में भीषण आग लग गई। तबाही की तस्वीर नंबर 4, बहरीन, तेल रिफाइनरी पर गिरी मिसाइल। मिसाइल आती है और सीधे टारगेट पर गिरती है। तस्वीरें बहरीन की हैं। ये हमला बहरीन में एक ऑयल रिफाइनरी पर हुआ है। ईरान कह चुका है कि खाड़ी देशों में जहां से अमेरिका को मदद मिल रही है वो उसके निशाने पर है। जिस तरह से ईरान में फैक्ट्रियों, रिफाइनरीज को निशाना बनाया गया है, ईरान भी वैसा ही कर रहा है। तबाही की तस्वीर नंबर 5, ईरान ने चलाया हदीद 110 ड्रोन। ये वीडियो ईरान की तस्नीम न्यूज ने जारी किया है। इसमें दिखाया है कि ईरान ने अब अपने एक और ड्रोन का इस्तेमाल किया है। इसका नाम है हदीद 110। अरबी भाषा में हदीद का मतलब होता है लोहा या बेहद मजबूत। हदीद 110 ईरान का एक उन्नत और घातक स्टेल्थ कॉम्बैट ड्रोन है। ये ईरान के सबसे तेज कामिकाजी यानी आत्मघाती ड्रोनों में से एक माना जा रहा है। ये ड्रोन मिनी जेट इंजन से संचालित होता है और 510 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की गति से उड़ान भर सकता है। इसकी बनावट इसे रडार से बचाने वाली बनाती है। ये 350 से 500 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को निशाना बना सकता है। इसमें 30 किलोग्राम का विस्फोटक लगा होता है। तबाही की तस्वीर नंबर 6, ये लेबनान का बेरूत शहर है, जहां इजराइल ने पिछले कुछ हफ्तों से जबरदस्त हमले किए हैं। पूरे शहर में काला धुआं देखा जा सकता है। इस सब के बीच बेरूत एयरपोर्ट से फ्लाइट भी निकल रही हैं। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें जहां एयरपोर्ट से फ्लाइट निकल रही हैं, बेरूत के आसमान में जा रही हैं। तबाही की तस्वीर नंबर 7, हिजबुल्लाह पर हमले। वीडियो IDF ने जारी किया है। दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के कई ठिकाने बर्बाद कर दिए गए हैं। इजराइल लगातार बेरूत और दूसरे शहरों पर हमला कर रहा है। भारी तबाही मची है, लेकिन इजराइल का दावा है कि वो हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहा है। तबाही की तस्वीर नंबर 8, बेरूत पर बरसता बारूद। रविवार को बेरूत में इजराइल के एक हमले में 4 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए। पूरे इलाके में तबाही का मंजर है। तबाही की तस्वीर नंबर 9, लेबनान में जारी तबाही।
ये दक्षिण लेबनान का इलाका है। इजराइल ने यहाँ के अली अल ताहिर के जंगल और उसके आसपास में बड़ी स्ट्राइक की। हमले के बाद बड़ा विस्फोट होता है। तबाही की तस्वीर नंबर 10। ये तस्वीरें भी दक्षिण लेबनान की हैं। कितनी तबाही हुई है ये देखा जा सकता है। घर के घर बर्बाद हो गए हैं। 2 से 3 मंजिला इमारतें मलबे के ढेर में बदल गई हैं। तबाही की तस्वीर नंबर 11। तेल अवीव पर तेज हमले। तस्वीरें इजराइल के तेल अवीव की हैं। ईरान के हमलों के बाद शहर का नक्शा ही बिगड़ा हुआ है। मिसाइल के हमलों से गाड़ियों सड़कों को भारी नुकसान हुआ है। कई जगह तो सीवर और पाइपलाइन टूट गए हैं। तबाही की तस्वीर नंबर 12। ईरान का हमला हाइफा दहला। ये इजराइल के हाइफा शहर की तस्वीरें हैं। ये शहर भी लगातार ईरानी हमलों की जद में है। ईरान की एक मिसाइल एक अपार्टमेंट से टकराई। इसमें कुछ लोग घायल हो गए। तबाही की तस्वीर नंबर 13। ये तस्वीरें तेल अवीव की हैं। बिल्डिंग के अंदर कितनी बर्बादी मची है ये दिख रहा है। देखने में लग रहा है कि ये कोई छोटी लाइब्रेरी है जो इस हमले का शिकार हो गई। तबाही की तस्वीर नंबर 14। तस्वीर इजराइल के पेटा टिकवा की है। एक कार के बाहर एक महिला आकर गिरती है। थोड़ी ही दूरी पर एक मिसाइल या उसका हिस्सा गिरता है। धमाका इतना तेज था कि महिला भी गिर जाती है। इस धमाके के बाद महिला लंगड़ाकर चलती हुई दिखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और एक और बड़ी खबर आ रही है इस बीच। ईरान के आईआरजीसी का बड़ा दावा। अमेरिका की जंगी जहाज पर निशाना यूएसएस त्रिपोली पर हमले का दावा। त्रिपोली को पीछे धकेलने का दावा किया जा रहा है। यूएसएस त्रिपोली में 5000 अमेरिकी नौसैनिक हैं। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस की 98वीं लहर में यह हमला हुआ है। यूएसएस त्रिपोली पर हमले का दावा ईरान कर रहा है। त्रिपोली को पीछे धकेलने का दावा यहाँ किया गया है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तहत ये कार्रवाई हुई है। यूएसएस त्रिपोली में 5000 अमेरिकी नौसैनिक होने की जानकारी है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस की 98वीं लहर के तहत ये हमला किया गया है। अमेरिका के जंगी जहाज को निशाना बनाया गया है। कल्पना कीजिए दुश्मन की सरहद में 7000 फुट ऊपर आप फंसे हैं। नीचे मौत का जाल बिछा है और जिस विमान से आपको वापस जाना है उसने उड़ान भरने से इनकार कर दिया है। ये कोई हॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है बल्कि ईरान की पहाड़ियों में हुआ वो सच है जिसे सुनकर पेंटागन की रूह कांप गई थी। ओसामा बिन लादेन को मारने वाले नेवी सील्स कमांडो अपने पायलट को बचाने के लिए ईरान में घुसे थे, लेकिन एक मैकेनिकल फेलियर ने 100 कमांडो की जान हलक में फंसा दी। आप भी समझिए मदर ऑफ ऑल रेस्क्यू ऑपरेशंस की इनसाइड स्टोरी। ईरान के आसमान में एक अमेरिकी F-15E फाइटर जेट को निशाना बनाया गया। वेपन्स ऑफिसर ने इजेक्ट किया और ईरान की बर्फीली पहाड़ियों में गुम हो गया। 2 दिन तक सस्पेंस बना रहा। तभी एक रेडियो संदेश गूंजा, गॉड इज गुड, ईश्वर महान। पेंटागन समझ गया उनका जाबाज जिंदा है। बस फिर क्या था, व्हाइट हाउस से ऑर्डर निकला, उसे हर कीमत पर वापस लाओ। लेकिन ये मिशन इतना आसान नहीं था। ईरानी सेना उस पायलट के करीब पहुंच रही थी। रेस्क्यू टीम को रास्ता देने के लिए अमेरिका ने इस्फहान की सड़कों पर मौत का तांडव मचा दिया। सटीक एयर स्ट्राइक की गई और सड़कों पर 28 बड़े बड़े गड्ढे कर दिए गए। 9 मीटर चौड़े इन गड्ढों ने ईरानी सेना की घेराबंदी को काट दिया। संपर्क टूट गया और नेवी सील्स को वो खिड़की मिल गई जिसकी उन्हें तलाश थी। ये वही नेवी सील्स के कमांडो हैं जिन्होंने पाकिस्तान के एबटाबाद में लादेन को मारा था। सिर्फ मारा नहीं था बल्कि उसकी लाश को ले जाकर समंदर में दबा दिया था। उन्हीं नेवी सील्स कमांडो ने अपने पायलट को ईरान के सबसे खतरनाक ऑपरेशन से बाहर निकाल लिया। नेवी सील्स ने 7000 फीट की ऊंचाई पर पायलट को ढूंढ लिया।
मिशन कामयाब लग रहा था, लेकिन असली तबाही अभी बाकी थी। जब 100 से ज्यादा कमांडो वापसी के लिए अपने 2 विमानों की तरफ बढ़ रहे थे तो तकनीकी खराबी के कारण इंजन जवाब दे गया। दुश्मन की धरती पर 100 अमेरिकी कमांडो का फंस जाना ये अमेरिका के लिए सदी की सबसे बड़ी शर्मिंदगी और हार हो सकती थी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक तकनीकी खराबी के कारण इस मिशन में शामिल 2 अत्याधुनिक अमेरिकी विमानों ने उड़ान भरने से इनकार कर दिया, जिससे दर्जनों कमांडो दुश्मन के इलाके में फंसने के कगार पर पहुंच गए। अमेरिकी विशेष बलों ने पायलट को तो ढूंढ लिया, लेकिन जब वापस लौटने की बारी आई तो घुसपैठ में इस्तेमाल किए गए 2 MC-13J कमांडो विमान खराब हो गए, जो उड़ने के लायक ही नहीं रह गए थे। अधिकारियों ने इसे होली शिट मोमेंट कहा। अब कमांडर्स के पास 2 ही रास्ते थे, या तो सरेंडर कर दें या तो आत्मघाती जोखिम लें। यह ऑपरेशन लादेन को मारने वाले मिशन से भी कई गुना महंगा और बड़ा था। आप अंदाजा लगाइए, एक नेवी सील को तैयार करने में अमेरिका करोड़ों डॉलर खर्च करता है, वहाँ 100 जिंदगियां दांव पर थी। कमांडरों ने फैसला लिया, अतिरिक्त विमान भेजे गए, कई चरणों में कमांडो को निकाला गया और सबसे चौंकाने वाली बात, पकड़े जाने के डर से अमेरिका ने अपने ही करोड़ों के खराब पड़े दोनों विमानों को और 4 हेलीकॉप्टर्स को बम से उड़ा दिया ताकि तकनीक ईरान के हाथ न आए। सोचिए, इस तरह सिर्फ एक पायलट को बचाने के लिए अमेरिका ने अपने अरबों रुपए फूंक दिए। उसने ये दिखा दिया कि उसके लिए अपना एक सैनिक, उसका पायलट, उसकी जान की कितनी कीमत है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। NDTV पर हम आपको इस जंग से जुड़ी हर खबर दिखा रहे हैं। ग्राउंड पर हमारी टीम वहां के हालात बता रही है। हमारी टीम पहले दिन से UAE, इजराइल और लेबनान के हालात दिखा रही है, जहां बम बरस रहे हैं। वहां से हम आपको हर खबर दिखा रहे हैं। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए तबाही का ये मंजर। इजराइल के हमलों में लेबनान की राजधानी बेरूत समेत कई इलाके बर्बाद हो रहे हैं। बेरूत में लगातार बारूद बरस रहा है। रविवार को यहाँ हुए हमलों में करीब 14 लोगों के मरने की खबर है। बेरूत के उस इलाके में हमारी टीम पहुंची जहां हमले हुए थे। यहां पूरे इलाके में मलबा फैला है। हमारे संवाददाता जब यहां रिपोर्टिंग करने पहुंचे तो यहां मलबा हटाया जा रहा था, कारें हटाई जा रही थीं। ये तबाही का मंजर जो लेटेस्ट जो बॉम्बिंग है इसराइल की उससे हुआ है। ये एक बहुत ही गंजान आबादी वाला इलाका है जिन्ना, जहां कल ये बमबारी हुई और आज पहली बार मीडिया को यहाँ आने की इजाज़त मिली। कई लोग इसमें मारे गए, 40 के आसपास जख्मी अस्पताल पहुंचाए गए। अभी भी ये मालूम नहीं पूरे इस मलबे के नीचे क्या है, क्योंकि अभी भी ये मशीनें जो JCB हैं यहाँ ये मलबा उठा रहे हैं, देख रहे हैं मलबे के नीचे क्या है। इजराइल का मानना है कि वो हिजबुल्लाह पे हमला कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं ज़मीन पे जो कंजेस्टेड नेबरहुड है, गुज्जान आबादी वाले इलाके, वो इसका शिकार बन रहे हैं। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए तबाही का ये मंजर। ये है यहाँ बेरूत की कहानी, बेरूत की तबाही के मंजर खुद अपनी कहानी यहाँ बता रहे हैं। यह है बेरूत के तबाही के मंजर, जहां गुज्जान आबादी वाले इलाके भी यहां बमबारी का निशाना बन रहे हैं। इजराइल का कहना है कि वो हिजबुल्लाह पे निशाना साध रहे हैं, लेकिन ज़मीन पे जो है यहाँ आम लोग इसका निशाना बन रहे हैं। मकान तबाह हो रहे हैं और मकान तबाह हो रहे हैं। बेरूत में बमबारी से लोगों की जान जा रही है। लेबनान के लोग मारे जा रहे हैं। यहाँ जो बाहर से काम करने आए हैं वो भी मारे जा रहे हैं, घायल हो रहे हैं। बेरूत में हुई बमबारी से कई लोग मारे गए हैं, जिनमें सूडान से आए मजदूर भी थे। मेरे साथ है यहाँ एक मजदूर जो यहाँ रहता है लेकिन कहीं काम करता था, उसके 2 दोस्त मारे गए हैं। Were your 2 friends killed in the bombing? شخصين Abdurrahman Muhammad. What was their name? منتصر Muntazir and Muhammad. 2 و3 جرح صاروا.
2 dead and 3 injured. आपके 2 दोस्त मारे गए, 3 जख्मी। वो कहाँ है जख्मी? Where are injured? Abdurrahman Muhammad. Okay. Abdurrahman Muhammad. Where was he that time when the bombing happened? انت وين كنت بس الانفجار؟ بالشغل in the work. برفقاتي هون. And his वो काम पे friends खुद here. उस वक्त थे जब ये बॉम्बिंग हुई, लेकिन उसके 2 दोस्त थे, वो मारे गए, 3 जख्मी हैं। Is he scared? Ask him if he is scared that if he wants to leave Lebanon. هون. لا بنبقى هون. Still راح here. نترك هون. He lived here before 7 years ago. He likes Okay, this you area. have been here for 7 years. Yeah. Yeah. तो वो कहते हैं कि वो 7 साल से यहाँ पे हैं और यहाँ ये जगह छोड़ना नहीं चाहते हैं। यही है दरअसल जो काम करते हैं, जो अपनी रोजी रोटी कमाते हैं कहीं पे, उनके लिए जब मौत मारे भी जाते हैं तब भी रोजी रोटी की उनकी यही परेशानी होती है। घर में बाल बच्चे होते हैं, यही इसीलिए यहाँ अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए ये सूडान से मजदूर आए थे। लेकिन यहाँ इजरायली बमबारी ने उनको भी नहीं बख्शा, वो भी 2 मारे गए, 3 यहाँ जख्मी हुए हैं।